गैर इंसानियत वाला मामला हुआ है जो इस बेचारे को मतलब कत्ल कर दिया है। 33 साल इसकी उम्र है। तो इसकी डेड बॉडी लेके गए थे हम लोग जीना हॉस्पिटल। ठीक है। जब जीना हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पर 2 लोग थे, 2 लोगों को जो है लॉकअप कर दिया था। पुलिस आई, उनको लेके चले गई। जब हम SIU के पास कल गए तो उन्होंने बताया हमने तो एक ही बंदा जो है वो हमारे पास लॉकअप में है, बाकी जो है दूसरा बंदा हमारे पास नहीं है। 2 भाई आए, बिल्कुल फैजान के करीब आके करीब से गोली मारी है दोनों ने। 20 लाख रुपए लेकर कल चाचा को पुलिस ने छोड़ा है और नाजायज तरीके से, गैर कानूनी। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों का बाप का प्यार जुदा कर दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। वहाँ पर आपने बताया तो होगा कि पुलिस ने एक बंदे को रिलीफ किया, ये जिक्र निकाला आप लोगों ने वहाँ पे कोर्ट में? नहीं, वो तो नहीं निकलेगा ना, वहाँ तो ये बातें नहीं होगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान आदिल खान। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी स्टोरी के ऊपर। क्राइम का रेशियो शहर कराची में इतना बढ़ चुका है कि उसके शिकार नौजवान के साथ साथ वो लोग भी हो रहे हैं जो कारोबारी हजरात हैं। अब सवाल ये, क्या दुश्मनी थी या फिर डकैती की वारदात थी? अब सवाल ये कि इसको वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई करने के वो इदारे हैं जिनका नाम है पुलिस। और सिंध पुलिस ही अगर कुछ इदारों में मिल के उन लोगों को छोड़ दे या फिर आवाम कहे कि हमने हाथों से उन लोगों को पकड़ के दिया, उसके बावजूद भी थाने तक पहुँचने के बाद वो बंदे छोड़ दिया था, क्योंकि मुकदमा है एक मर्डर का, मुकदमा है उन लोगों का जिनका प्यारा इस दुनिया से चला गया। सवाल बहुत अहम है कि जो प्यारा अपने घर का अकेला कफील था, जो सिर्फ 33 साल एक उम्र होती है जिसको कहते हैं हम यंग एज, उसमें वो दुनिया छोड़ के यहाँ से चला गया और पीछे अपने 3 बच्चे छोड़ गया। सवाल ये बड़ा अहम है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वो पुलिस जिन्होंने उसके कातिलों को छोड़ दिया या फिर वो लोग जिन्होंने चंद दुश्मनी के खातिर एक प्यारी जान इस दुनिया से ले ली? याद रखें, जो बोएंगे वो काटेंगे। सबसे ज़्यादा अल्लाह अपने इंसान से मोहब्बत करता है जिसको उसने दुनिया में बना के भेजा, लेकिन अगर इंसान का दुश्मन बन जाए तो यकीन जाने दिल दुख जाता है। इक़्तिदार में उन लोगों के आगे जो हुकाम में बैठे हुए बड़े बड़े फैसले करते हैं, सवाल यह है कि जान का ज़या कैसे भुगतेंगे? सवाल यह अहम है कि आखिर एक जान को लौटाई जा सकती है? क्या उस जान को वापस लाया जा सकता है? नहीं। तो खुदारा जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी दरख्वास्त है कि दुश्मनी को एक तरफ रखते हुए ज़रूर सोचा करें कि आप रब्बुल इज़्ज़त के पास, रब्बुल पाक के पास क्या जवाब लेके जाएंगे। अल्लाह आपसे पूछेगा कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ मैंने इंसान बनाई और इंसान का अगर दुश्मन है तो यकीन जाने ये सबसे बड़ा कहर उसी इंसान पर नाजिल होगा जो किसी की जान लेता है। चलते हैं इलाके थाने की तरफ, जहाँ पे इस वक्त DSP भी मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन के वो लोग मौजूद हैं जो इस केस को लेके चल रहे हैं। अब पेशरफ्त क्या है इस केस की, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा और वो भी दिखाऊंगा और वो भी सुनवाऊंगा क्या उनका ये मौक़िफ़ है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में DSP असलम साहब जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगा सर, कैसे आप? ठीक हैं। अच्छा, डायरेक्टली हम सवाल पे आएंगे क्योंकि इस वक्त जो एक वाक़या हुआ, एक जवान मौत अगर मैं कहूँ तो 33 साल का शख्स जो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था वो दुनिया से चला गया। क्या लगता है असलम भाई, इस वक्त क्या पुलिस की डायनामिक्स क्या चल रही हैं, किस तरह इन्वेस्टिगेशन को लेके चल रहे हैं? और जिस तरह आपने किरदार अदा किया है तो मैं आपको भी कहूँगा कि इसी तरह पुलिस का किरदार होना चाहिए। लेकिन जो इल्ज़ामात पुलिस पर लग रहे हैं उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको क्या लगता है कि जवान मौत जो हुई है इस पर क्या कहेंगे? भाईजान, मैं उनके घर पर भी गया हूँ, ताज़ियत की है और मुझे दिली सदमा भी है क्योंकि उसकी वालदा जो है वो पोलियो की मरीज़ है और वो भी बेचारी जो है ज़िंदगी के आखिरी सांस ले रही है। 35 साल से बीमार है। 35 साल से बीमार है और मुझे बहुत अफसोस है, एक बेटा हो या 2 बेटे हों, किसी का भी बेटा इस तरह जाए उसका अफसोस है क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों गद्दी बरादरी हैं, दोनों बराबर में रहज पजीर हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो इनकी मुँह मारी हुई थी, आपस में झगड़ा हुआ, झगड़ा से वो झगड़ा बढ़ता बढ़ता बढ़ गया, इसको गोली लगी, ये बेचारा जो है इस दुनिया से चला गया। मुझे उसका बहुत अफसोस है
हमारी पुलिस ने वहाँ से 2 बंदे पकड़े थे, 2 तो वो लेके आए थे, लेकिन इसकी FIR हुई है शाम को 6 बजे। शाम 6 बजे। ये मैं असल में पहले क्योंकि आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि लैपटॉप ले लेते हैं, क्योंकि कुछ सवालात यही हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चल सके कि पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी तरह कर रही है, और जो आवाम ने सवाल रखे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ज़रा लैपटॉप ज़रा प्लीज़ मुझे दे दें। अच्छा सर, मैं आपको ना क्वेश्चन सुनाऊंगा ताकि आपको भी आसानी हो कि आवाम ने क्या कहा। आवाम का कहना ये था कि ये सुनिएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो ये गैर इंसानियत वाला मामला हुआ है जो इस बेचारे को मतलब कत्ल कर दिया है। 33 साल इसकी उम्र है, इसके वालिद की भी ज़्यादा एज है और इसके जो वालदा हैं वो भी बहुत बीमार हैं। असल में एहतियात करने का जो मकसद था वो ये था कि जब ये हादसा हुआ, जब इसको कत्ल कर दिया यहाँ पर, तो इसकी डेड बॉडी लेके गए थे हम लोग जीना हॉस्पिटल। ठीक है। जब जीना हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर 2 लोग थे, 2 लोगों को जो है लॉकअप कर दिया था, पुलिस आई उनको लेके चले गई। जब हम SIU के पास कल गए तो उन्होंने बताया हमने तो एक ही बंदा जो है वो हमारे पास लॉकअप में है, बाकी जो है दूसरा बंदा हमारे पास नहीं है। अब ये आपने सवाल सुना कि जब 2 बंदे दिए गए अपने हाथों से अवाम ने कि इन लोगों ने गोली उस शख्स को मारी, एनी शाहिदीन कह रहे हैं, तो सर क्या लगता है कि पुलिस को ऐसी आफत आई इस वक्त कि एक बंदे को रखा और दूसरे को रिलीज़ कर दिया? असल में हुआ ये है कि बंदे 2 ही मिले थे, ASI भी 2 ही लेके आया था, लॉकअप कर दिया था। जो एक बंदा वो बोल रहे हैं कि छोड़ दिया है, उसकी तकरीबन उम्र जो है 65-66 वर्ष थी। उसको जो है दिल की बैटरी लगी हुई थी, वो वहाँ जो है उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उस वक्त तक ये सुबह 5-6 बजे का वाक़या था जब लेके आया। FIR क्योंकि शाम को उन्होंने कफन दफन करने के बाद, दफनाने के बाद उन्होंने बोला जी हम मशवरा करके आएंगे, वो तकरीबन 5-6 बजे आए। FIR कटी 5-6 बजे। तो ASI मुजम्मल गनी ने उस बंदे को निकाल के बाहर बिठा दिया कि कहीं ये काम पूरा ना हो जाए। मतलब एजेड थे बंदे इसलिए? एजेड थे। मुझे उसको बैटरी भी लगी हुई थी, दिल की बैटरी लगी हुई थी। दिल की बैटरी लगी थी। 65 साल उम्र आप बता रहे हैं, 60 से 65 साल उम्र थी। सर लॉ के हिसाब से कहीं ये लॉ कहता है कि अगर एक मुजरिम जिसको एनी शाहिदीन लोग कह रहे हैं कि इसने गोली मारी है, क्या उसको किसी भी तरीके कानून में कहा जाता है कि उसको रिलीज़ किया जा सकता है? क्योंकि उस वक्त तक FIR नहीं हुई थी, FIR नहीं हुई थी। FIR जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि शाम को 5-6 बजे हुई है। मैंने आपकी बात की, लेकिन देखिए अगर आवाम किसी को दे रही है तो क्या इन्वेस्टिगेशन किए बगैर बंदे को रिलीज़ किया जा सकता है? नहीं, उन्होंने रिलीज़ नहीं किया उसने, क्योंकि असल मसला क्या है कि बदकिस्मती है, थाने 2 हैं। कुरंगी की बिल्डिंग में 2 थाने हैं, एक थाना अवामी कॉलोनी है, दूसरा कुरंगी है। एक ही जगह पे 2 ड्यूटी अफसर बैठते हैं, 2 रोजनामा मोहर बैठते हैं और 2 SHO बैठते हैं, 2 हेडबोर बैठते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी दोनों की वहाँ प्रॉपर वहीं बैठती है। तो लोगों का रश लगा हुआ था, तो बकौल उसके कि सर वो जो है, मैंने उसको जब बाहर बिठाया तो मैं अपने दूसरे कामों में लग गया, वो बंदा जो है स्लिप हो गया। आप कह रहे हैं कि जिस बंदे को लाया गया हो मर्डर के केस के अंदर, वो वहाँ से स्लिप हो गया बैठे बैठे रश की। सर आप एज अ DSP एक सीनियर अफसर हैं, एक दौर आपका ज़िंदगी इस पूरा एक कैरियर गुजर गया, आपको लगता है ये वैलिड पॉइंट है? मुझे नहीं लगता, इसीलिए तो ASI साहब को रिवॉर्ड और सस्पेंड किया गया है, क्योंकि जितनी भी गलती है इसमें SHO का कोई कसूर नहीं है। कोई भी SHO 302 का मुल्ज़म ना छोड़ना चाहेगा ना छोड़ सकता है। उसको पता है कि अगर मुझे आवाम ने दिया है या मालिकों ने पकड़वाया है तो आवाम ने दिया है और मैं छोड़ दूंगा तो मैं खुद छूट जाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन के बगैर अगर छोड़ देंगे तो नुकसान होगा। चलिए ये तो सकते, क्योंकि 302 के केस को जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा तो उस बंदे को नहीं छोड़ा जा सकता। भाई कोई भी FIR है, छोटी से छोटी भी FIR है, हम उसमें भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अच्छा चलें मैं इस आगे लेके चलता हूँ, दूसरा सजेशन भी आपके सामने रखूंगा ताकि लोग सुन सकें कि आपका क्या कहना है। और लेकिन देखिए ये सवाल के ऊपर मैं ये बात ज़रूर आपको कहूँगा कि वो जो एक मशहूर है ना कहावत के पीटी भाई को बचा रहे होते हैं, तो सर एज अ DSP किरदार जो आपने अदा किया, मैं बिल्कुल बता दूँ कि कोरंगी में जितनी भी मेरी बात हुई, जब ये प्रोटेस्ट हुआ, ख़ास तौर पर जब रोड ब्लॉक करने का वाक़या देखने में आया और जिसमें मैं कहूँगा फंक्शन लीग के लोग मौजूद थे, तो उन सब ने भी मुझे यही बात कही कि DSP असलम ने एक अच्छा किरदार अदा किया। और जब भी मैंने इस बात की कोशिश की कि इस प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम जवाब तो जाएगी में मैं DSP असलम को साथ लेके पूछूंगी सर अगर ये इतनी बड़ी नादानी हुई है तो क्या इसको एक्सेप्टेशन है कि पुलिस की गलती है या नहीं। मैं फिर एक दफ़ा आऊँगा अभी, कि असलम भी कहीं ऐसा लगता तो है ना कि गलती हुई है या नहीं हुई है? भैया गलती ASI की है। अगर वो बंदा अगर बीमार था या कुछ भी था, सही बात है, वो उस बंदे को बाहर बिठाता, कोई उसके ऊपर संतरी लगाता या उसको हथकड़ी लगा देता, उसको बाहर बिठा देता,
क्योंकि अंदर जो है 2 थानों के मुल्ज़म होते हैं, तो अंदर गर्मी भी होती है, गर्मी होती है, क्योंकि उसका अगर उसको बैटरी लगी हुई थी, तो इस बात का मुझे भी इल्म नहीं था, एसएचओ को भी इल्म नहीं था, क्योंकि उसने एसएचओ को भी यही बताया कि एक ही बंदा है। तो जब वो ये गफलत तो हुई इस केस के अंदर देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल गफलत है। चले मैं आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल मैं आपको सुनवाता हूँ। मुझे ये बताएंगे एक्चुअली एफआईआर ना कटने की वजह से रोड ब्लॉक किया गया है या फिर इंसाफ दिलाने के लिए या फिर कोई सियासत चमका रहे हैं आप लोग भी? नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए गए। यही हमारा मोहल्ला है, यहाँ पे जो लोग हैं यही हमारे साथ होते हैं इलेक्शन में भी, इसके अलावा भी हमारे सपोर्टर हैं, और अगर हम इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर किसके साथ खड़े होंगे? आखिर क्या नौबत है इस्लाम भाई, रोड ब्लॉक करना पड़ा आवाम को? भजन उन्होंने रोड ब्लॉक नहीं किया, वो थाने के सामने उन्होंने एहतजाज की है। रोड कोई ब्लॉक नहीं किया, थाने के सामने एहतजाज किया है। और मैं जो है उस वक्त कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इनकाउंटर हो गया था, वो मेरे पास ही बैठे हुए थे। मैं यहाँ से उठ के गया था, दो डाकू हलाक हो गए थे, एक राहगीर ज़ख्मी हुआ था और एक हमारे जवान ज़ख्मी हुआ था। तो मैं फौरी तौर पे वहाँ मौके पे पहुँचा और वहाँ से मैं फिर जना हॉस्पिटल चला गया। जब मैं वहाँ वापस आया, यहाँ इलाके के एमपीए साहब नजम भाई थे एमक्यूएम के, और उसके बाद ये जो बाकी लोग थे उन्होंने बैठे। सियासी पॉलिटिकल पार्टीज में एमक्यूएम और फंक्शनली दोनों मौजूद थी, तमाम सियासी जमातें थी। और जब उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि हम एहतजाज ख़त्म करते हैं, और उन्होंने मेरे कहने पे एहतजाज ख़त्म किया। उसी टाइम एसएसपी साहब जो है वो छुट्टी पे गए हुए थे 4 दिन की, उनके वालिद साहब की तबीयत सही नहीं थी। उन्होंने वहाँ से ही जो है हुक्म दिया, एसएचओ को भी रिवार्ड सस्पेंड करता हूँ मैं, और एएसआई को भी रिवार्ड और सस्पेंड करता हूँ। अगर उन्होंने बिल्कुल एसएसपी साहब का तो अच्छा किरदार है कि उन्होंने फौरी तौर पर टेक द एक्शन लिया। अच्छा, गलती चाहे एएसआई की थी, लेकिन अगर देखा जाए तो एसएचओ एक इलाके का एक इंचार्ज होता है। अगर गलती चाहे उनका सिपाही करें या एएसआई करें या कोई भी, तो वो कहीं ना कहीं खमियाजा मुकदमा तो एसएचओ को पड़ता है या नहीं पड़ता? तो इसी सूरत में उसका थाना भी बेचारे का चला गया और वो रिवार्ड सस्पेंड भी हुआ। अगर किसी की जान चली गई है, एक थाना जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी इंसान की जान चली गई है तो जिम्मेदारी कोई तो लेगा ना। भाईजान जान तो जो है वो पहले ही बेचारा वो जो है रात को 2 बजे उसकी डेथ जो है वो रात को 2 बजे हुई थी। उस वक्त भी मैं और एसएचओ साहब जो है मौके पे गए, रात 4 बजे तक हम वहीं थे, 4 बजे तक वहीं थे। तो ये बात नहीं है, उसका तो एक दुख है, लेकिन ये सुबह क्योंकि इनके बंदे भी मामूली ज़ख्मी थे तो ये लोग भी गए हुए थे। असल में कहीं लगता नहीं कि जो सवाल भी ये भी लिया गया कि एफआईआर नहीं लगती काफ़ी देर से काटी गई है? एफआईआर हमने देर से नहीं काटी, हम तो उनको बोला था रात उधर ही, रात को ही 2 बजे 2:30-3 बजे बोला था कि आप हमें 154 का बयान दें क्योंकि अक्सर जो ऐसे वाक़यात होते हैं उनके 154 का बयान लिया जाता है, उसी पे एफआईआर हो जाती है। अच्छा, लेकिन उन्होंने बोला कि हम अपने रिश्तेदार अजीज़ और अहले मोहल्ला से मशवरा करके कफन दफन करने। आपसे फैमिली ने कहा? फैमिली ने कहा ना, फैमिली ने कहा कि हम कफन दफन करके और आपस में मशवरा करके उसके बाद एफआईआर कटवाएंगे। फिर मैं उनके पास वहाँ भी गया ताज़ीद करने के लिए, उनका अभी जनाजे पे भी गए, और उसके बाद जो है वो जो दूसरे दिन ये एफआईआर करने के बाद दूसरे दिन ये मसला हुआ है। अच्छा, मैं डायरेक्टली एक और सवाल पर आना चाहूँगा। फैज़ान के साथ एक लड़का दानिश और था जो ज़ख्मी हालात में देखा गया, जो 2 लड़कों को मारने की कोशिश की गई, आपकी नॉलेज में है? भाई मैं तो वहाँ मौके पे 3 दफ़ा गया हूँ। इसने जिक्र नहीं? मुझे तो चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ और ये सवाल सुनिएगा पहले फिर आप। अच्छा जी, आप दरख्त बता रहे हैं, आए इधर आगे आए ना, ये वो दरख्त है जहाँ पे ये निशान है, यही ब्लड का निशान है? अच्छा, ये देखिए, क्या आप यहाँ पर मौजूद थे जब हुआ था? मैं मौजूद था, मैंने ही उनको बचाया, मेरे 3 भाई और एक अब्बू यहाँ आए थे। इसको बचाया था? दानिश नाम था, उनको यहाँ पेड़ से बांधा हुआ था। फैज़ान के दोस्त थे ये? फैज़ान के दोस्त थे, तो उनको बांधा हुआ था, उनको डकैत बनाकर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये डकैत है, इसने गोली मारी है। आपने सुना होगा कि जो एनी शाहिदी ने बता रहे हैं कि जब ये वाक़या हो रहा था, जब फैज़ान को गोलियां लग चुकी थी, उसके साथ एक शख्स था जिसका नाम था दानिश, जो उसका दोस्त बताया जा रहा है, उसको भी शदीद मारा गया है, लटका दिया गया था पेड़ से, सुना है बाकायदा उसको बांधा गया है। तो सर, आपने इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि क्यों दानिश के साथ ऐसा हुआ? मेरे भाई, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 दफ़ा वहाँ जा चुका हूँ, 10 दफ़ा उनसे यहाँ मिल चुका हूँ। आज दिन तो दानिश का तो जिक्र मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ आपके मुँह से। मतलब आपकी नॉलेज में ही ये बात नहीं कि दरख्त को बांधने वाला कोई वाक़या या फैज़ान के मर्डर वाले दिन कोई दानिश का वाक़या कोई आपकी नॉलेज में नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना, मेरे साथ कभी उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि मैं 3 दफ़ा वहाँ जा चुका हूँ।
बड़ी हैरत ज़दा बात है। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो ये थे आवाम के सवाल, और मैं कोशिश करूँगा कि डीएसपी साहब से जो नेक्स्ट हमारा वो है उसमें मैं उनसे पूछूँ कि आखिर कैसे हो सकता है कि फैज़ान के साथ अगर दानिश का इतना बड़ा वाक़या हुआ जो डीएसपी की नॉलेज में नहीं है या फिर इन्वेस्टिगेशन में कोशिश नहीं की गई। सवाल मैं इनसे लेता हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मेरे साथ मौजूद है डीएसपी असलम, जिनसे कंटिन्यू हम बात कर रहे थे कि अवाम ने क्या कहा और वो आपने सुना। बात वही आती है असलम भाई कि हमारा निज़ाम किस तरह चल रहा है। अभी मेरी सुनने में जो इंक्वायरी भी चल रही है उसमें ये देखने में आ रहा है कि ये ज़मानतें होना शुरू हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी केस शुरू नहीं हुआ और ज़मानतें पहले हो गई, तो क्या ऐसा है ज़मानत का या केस में दम नहीं है आपको लगता है, या फिर अभी भी जो यानी शाहिदीन इतने गवाहियाँ दे रहे हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आवाम गवाहियाँ दे रही है कि हमारे सामने फायर हुआ, तो ये भी क्या कम है शवाहिद के लिए? भाईजान अभी उन्होंने जो एक मुलज़िम उनका गिरफ्तार है, 5 बंदों ने बेल P4 अरेस्ट करवाई है। अब इंशाल्लाह उनकी बेल जो है आगे जो है क्योंकि वो हैदराबाद हाई कोर्ट से लेके आए तो वो आके वो शामिल तफ्तीश हो गए। अब इंशाल्लाह आईओ जो है और SIO साहब वो कोशिश करेंगे और सरकारी वकील से मिलेंगे और जज साहब को कोशिश करेंगे और जो मुद्दइयों का वकील है वो भी होगा उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए, और उनकी इंशाल्लाह बेल कैंसिल होगी। बेल कैंसिल होगी। सर मेरी नॉलेज में ये भी एक बात है कि जब अदालत गया ये केस तो ये जिक्र नहीं निकाला गया पुलिस की जानिब से कि इसमें हमने एक मुद्दईयत जो एक बंदे को हमने लिया उसको छोड़ भी दिया पुलिस ने बगैर FIR के। तो क्या ऐसा नहीं होता कि जज की नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए? भाईजान जब FIR ही नहीं थी उस वक़्त नामजदी कोई नहीं था, 2 बंदे जो आए थे उस वक़्त तो FIR नहीं थी ना, वो बंदे आए थे 5-6 बजे सुबह, क्योंकि ये रात 2 बजे का वकूआ है और FIR हुई है अगले दिन शाम को 6 बजे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने बोला कि हम कफन दफन के बाद अक्सर लोग जो है तो आप कह रहे हैं कि फैमिली की जानिब से डिले हुआ है कहीं ना कहीं, फैमिली की तरफ से। हम तो उसी टाइम जो है 154 का बयान लेते हैं। फैमिली में से तो उनका बेचारा चला गया, 33 साल का एक लड़का जवान मौत हुई है। मैं चलता हूँ फैमिली की तरफ कि इनका क्या कहना था। थे तो ये 10-12 अफराद, लेकिन 2 अफराद ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों ने मेरे सामने पहले मेरे को एक भाई ने बट मारा, ये आप भी जख्मी हुए? हाँ बट मारा मेरे, उसके बाद 2 भाई आए बिल्कुल फैजान के करीब आके करीब से गोली मारी है दोनों ने। जैसे कि आपने सुना कि इनके फादर का भी ये कहना है कि खुद भी यानी शाहिदीन में मौजूद है, कि चले शायद हम कह सकते हैं कि घर वालों की गवाही नहीं मैटर करती, पर इसी जगह पर आवाम में भी कई लोगों ने कहा कि हम भी वहाँ मौजूद थे कि बाकायदा ये नदीम और रिहान इस 2 नाम आ रहे हैं। अब ये नाम कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं आप ये बता सकते हैं कि फादर जब ये बात कह रहे हैं या लोग जब कह रहे हैं तो अभी भी इस केस में कुछ ऐसा है कि ये केस लंबा चलेगा या फौरी तौर पर इस पर कोई एक्शन होगा? अब एक्शन पुलिस की तरफ से तो हो गया है ना, पुलिस ने तो FIR काट दी, जो उन्होंने नाम दी इसकी तरफ से तो नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो बंदा फरार हो गया है थाने के अंदर से, तो पुलिस अब क्या एक्शन लेगी इस चीज़ पर, ये सवाल है। तो बंदे जो है वो बंदा एक गिरफ्तार है, 5 बंदे जो है जमानत करा के जो उन्होंने 6 बंदों के नाम दिए थे वो 6 के 6 बंदे जो है वो आ गए हैं। अब जो वो अदालत अगर जमानत लेती है, एक बंदा आगे तफ्तीश ज्वाइन करता है, उसके बाद उसकी जमानत के लिए लिखेंगे कि भी इनकी जमानत कैंसिल की जाए, इनको जिस्मानी रिमांड पे दिया जाए। तो इंशाल्लाह वो जिस्मानी रिमांड पे SIO जो है वो कोशिश में लगा हुआ है। तो सर जो फादर हैं जो आवाम है जब बाकायदा नाम लेके बता रही है तो इस पर अभी भी एक इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फिर वही देखने में आएगा कि 2-3 साल लग जाएंगे इस केस को। क्या ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ जल्दी इंसाफ फैजान को मिल सके? इंसाफ जो है वो ना तो पुलिस ने देना है ना SIO ने देना है, अदालत ने देना है। केस जाएगा अदालत में 14 दिन में,
केस में अदालत चालान होगा, चालान के बाद ये गवाहियाँ देंगे जो अभी सारे बंदे बोल रहे हैं कि हमने भी देखा, उसके बाद जो है अदालत उनको सज़ा देगी। कितनी बार देखने में आता है कि जो लोग आज कह रहे हैं वो कल नहीं कहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक लैगिंग तो है ना सर, जो आज केस की जान है। आपको लगता है कि 2 साल बाद वैसे ही ये लोग सब गवाहियाँ देने के लिए जा रहे होंगे कोर्ट? अब अदालत का काम तो मैं नहीं कर सकता ना, अदालत अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, अदालत का अपना एक तरीक़ेकार है। सर हमें तो अपनी अदालतों पे भरोसा है, लेकिन हमें ये बात भी देखना पड़ती है कि इतने सारे केसेस जो सीसीटीवी मौजूद है, जिस केस में अभी आपने सवाल भी एक सुना होगा फैमिली का कि बाकायदा सीसीटीवी मौजूद है और दिखाया जा रहा है कि उसके हाथ में गन है, उसके बावजूद भी सर कोई अगर आप कहें कि उस पर साल लग जाए या 2 साल लग जाए तो ये इंसाफ की तरफ एक सवाल नहीं आता। अब बात ये है कि भाईजान अगर मैं जज हूँ और मैंने ये करना है फैसला, मैं पुलिस हूँ, मैं जज तो नहीं हूँ, ये फैसला जो है अदालत ने करना है। हमारा काम है चालान करना, हमारा काम है वहाँ शिकायत इकट्ठे करके अदालत में पेश करना, अदालत का काम है उसको सज़ा देना। पुलिस का काम जो है, पुलिस अपना काम कर रही है। जब वो इंसान अगर मैं कहूँ तो आप इस वक्त क्या देख रहे हैं इस केस को? बहसीत इंसान कोई भी मर्डर है ना, वो कोई भी मर्डर है, किसी भी इंसान का मर्डर है, ये फैज़ान का नहीं, कोई भी एक मर्डर है वो हमारे लिए उतने ही अहम है जितना फैज़ान का अहम है। और हर बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारे लिए एक इबादत भी है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और अगर हम एक बंदे की जान बचाएंगे तो हम पूरी इंसानियत की जान बचाएंगे। फादर ने क्या कहा वो तो आपने सुना कि उनकी भी बकौल उनके कि कौन कौन लोग मुलव्वस थे। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो फैज़ान की वालदा हैं, उनका क्या कहना है, मैं आपको सुनवाता हूँ। मेरी यही दरख्वास्त है उनसे कि मुझे ना मेरे बच्चे के कातिल चाहिए, और मुझे भी उनको ना कब्र में उतरवाना है। बस जैसे मेरा बच्चा गया कब्र में, ऐसे ही मुझे उन्हें भी इसी तरह से कत्ल का बदला कत्ल चाहिए मुझे। सवाल बहुत बड़ा है और एक माँ की फरियाद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कत्ल का बदला, इस्लाम जो इजाज़त देता है, जो शरीयत इजाज़त देती है, और फिर कानून हमारा एक इजाज़त लाता है सामने कि क्या कानून में किस तरह की पैरवी होगी और किस तरह इसको इंसाफ मिलेगा। एक माँ की फरियाद है सर, आपने सुनी, बायस से देख आपकी भी वालदा होंगी कि जो माँ के दिल से जब अल्फाज निकलते तो बड़ी दूर तक जाते हैं। क्या लगता है जो इसकी फैज़ान की जो वालदा कह रही है उनके बारे में क्या कहेंगे? ना वालदा जिसकी भी है ना, मेरी वालदा हो या फैज़ान की वालदा हो, सब की वालदों के तासरात यही होंगे, क्योंकि वो दुखी है, दुखी इंसान के यही तासरात होते हैं। बाकी रह गया, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो कातिल हैं और कातिल जो है सज़ा से नहीं बच सकता। हम इंशाल्लाह तफ्तीश जो है इसकी हो रही है, SSP इन्वेस्टिगेशन खुद इसको जो है डे बाई डे देख रहे हैं, SIO को बुलाते हैं, DSP इन्वेस्टिगेशन भी इसको देख रहा है, क्योंकि मैं ऑपरेशन में मैं भी उसको SIO के साथ राब्ते में हूँ। तो इंशाल्लाह जो है वो जल्द से जल्द 14 दिन के अंदर अंदर जो है इन तमाम जो शवाहिद इकट्ठे करके ये जो है केस जो है अदालत में पेश करेगा। इंशाल्लाह उसकी शहादतों की रोशनी में इंशाल्लाह ये मुल्ज़िम जो है सज़ा से नहीं बच सकते। माँ को इंसाफ मिलेगा। और इस मैं फिर कहूँगा कि अगर उनकी वालदा ये प्रोग्राम देख रही हो तो मैं चाहता हूँ एज अ DSP पुलिस फोर्स पे यकीन जो होता है वो बरकरार रहे। अगर आप ही कोई पैगाम उनकी वालदा के लिए देते हैं, जो उन्होंने कहा, जो आपने सुना, क्या कहेंगे इनके लिए? इंशाल्लाह उसकी वालदा जो है जो उसने कहा है उसको इंशाल्लाह उनको इंसाफ भी मिलेगा। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला जो है हमें हिम्मत दे, ताकत दे, और इन्वेस्टिगेशन वाला जो अफसर है वो बिल्कुल ईमानदार है और बहुत अच्छा अफसर है इज़्ज़त खान जो है, और वो मेहनत भी कर रहा है इसके काम के ऊपर, और इंशाल्लाह ज़रूर उनको इंसाफ मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन जो देख रहे हैं उनका नाम क्या, आपने दोबारा बताइएगा? SIO है इज़्ज़त खान साहब। इज़्ज़त खान। हाँ, आपने भी वालिद के भी अल्फाज सुने, वालदा के भी सुने, और ये एक फ़रियाद उन्होंने आपसे की। लेकिन अब जो मैं फ़रियाद आपको सुनाने जा रहा हूँ वो फ़रियाद है फैज़ान की वाइफ के। और जब मेरी उनसे बात नहीं हो सकी क्योंकि वो इद्दत में थी, लेकिन उन्होंने बाकायदा आवाज़ देके कहा भाई मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो माइक जब मैंने भेजा, मैं चाहता हूँ पहले आप वो अल्फाज सुने तो यकीन जाने, फिर इसका जवाब आप उसी तरह दीजिएगा। और जो लोग देख रहे हो मैं उनसे भी कहूँगा, जो इक़्तिदार में लोग मौजूद हैं, कि खुदारा सोचें क्या ये आप में से भी कोई हो सकता था, हम में से भी कोई हो सकता था, कोई भी हो सकता था। फरियाद क्या है सर, मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों का
प्यार जुदा कर दिया, मेरे बच्चों का बाप का प्यार जुदा कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपनी हुकूमत से इंसाफ चाहिए, मुझे अपने वज़ीर आला से इंसाफ चाहिए और मुझे हर हाल हर सूरत इंसाफ चाहिए बस। आपने सुना कि वज़ीर आला से भी उन्होंने दरख्वास्त की, अदलिया से भी दरख्वास्त की, पुलिस के अफसरान से भी की, आईजी साहब से भी की, और आईजी साहब यकीन जाने पुलिस की जब बात आती है तो पुलिस की इतने शहीद जवान हैं कि दिल बड़ा हो जाता है ये सोच के कि इस फोर्स ने इस मुल्क को, इस कौम को, इस शहर को बचाने के लिए अपनी शहादत दी। लेकिन जिस तरह के चंद अफसरान की वजह से ये अल्फाज उठता है कि पुलिस का मुकमुका हो जाता है। तो आज उसी लिए हम असलम साहब से भी बात ही कर रहे हैं। असलम साहब ये बताएं कि ये जो आवाज़ और फरियाद एक औरत की है, क्या मरहूम फैज़ान की वाइफ के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है जो फरियाद उन्होंने आपसे की है, क्या कहेंगे इसके लिए? इंशाल्लाह जो कातिल हैं वो सज़ा से नहीं बच सकेंगे, उनको सज़ा मिलेगी। हमारी तफ्तीश में कोई भी कोताही नहीं होगी। तफ्तीश जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है। उनके जो भी वो गवाह ला रहे हैं, उनके गवाहों के जो है वो कलम बंद हो रहे हैं। जितनी भी गवाहियाँ दे रहे हैं वो कलम बंद हो रही है। और हम जो है एक जालिम के साथ नहीं, हम मजलूम के साथ हैं। इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं, इसके वालिद साहब के साथ हैं, इनकी वालदा के साथ हैं। ये हमारी बेटी है, बहन है। हम खुद भी एक बच्चों वाले हैं। किसी के साथ भी ये है, ये बड़ा एक दर्दनाक वाक़या है और ज़ालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलेगी। हमारी तफ्तीश में कोई भी खामी नहीं होगी इंशाल्लाह। मतलब आपका ये वादा है कि हमारी साइड से कोई ऐसी खामी नहीं, जो गलतियाँ होनी थी वो हो चुकी हैं। ये मौक़िफ़ था असलम साहब का जो डीएसपी कोरंगी है इस वक्त, जो केस चल रहा है उस पर सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा कि उस वक्त अगर स्टार्टिंग में अगर किसी अफसर ने फोकस किया तो उसमें असलम साहब थे, जिसमें उन्होंने बाकायदा जब एहतजाज हुआ उन लोगों को रोकने की भी कोशिश उन्होंने की। एक एसएचओ के ना होने के बावजूद जब उनको सस्पेंड कर दिया गया या हटा दिया गया या जो भी वो अफसरान थे उनको हटाया गया, उसके बाद असलम साहब ने किरदार अदा किया और वो किरदार इसीलिए रखते हुए मैंने उनसे बात भी की और इस केस के ऊपर ये जानने की कोशिश की कि उनकी नॉलेज क्या है। फिर भी असलम साहब बिल्कुल लास्ट कमेंट में देना चाहूँगा आपसे कि इस केस में कहाँ तक पेशरफ्त हो चुकी है और आप क्या समझते हैं, ये आखिरी वर्ड्स में बता दें सुनने वालों को कि अब इस केस को कैसे डील किया जाएगा। इंशाल्लाह ये जल्दी जो है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि 14 से 16 दिन के अंदर अंदर केस चलान हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। और जिनकी ज़मानतें हुई हैं वो, क्योंकि उनकी जितने दिन की ज़मानत है उसके बाद जब वो पेश होंगे मज़ीद अबूरी ज़मानत के लिए तो इंशाल्लाह वो कंफर्म नहीं होगी, उनकी रिजेक्ट होगी। उनका जो है जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और फिर उनको जिस तरह दूसरा मुल्ज़िम है उसी तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। और जिन पुलिस अफसरान की गफलत हुई, चाहे वो एसआई साहब थे कोई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। क्यों नहीं, एसआई को रिवॉर्ड सस्पेंड किया है और इंशाल्लाह ऐसा कोई भी होगा उसमें मैं भी ऐसी गलती करूँगा तो मेरे लिए मैं भी सज़ा से कोई बारातर थोड़ी हूँ। कोई भी हमारा वो चाहे किसी भी रैंक का अफसर है, वो किसी भी रैंक का अफसर है, वो कोई सज़ा से बालातर थोड़ी है। कहीं ऐसा तो देखने में नहीं आएगा कि अपने पेटी भाई को बचाने के लिए पुलिस कहीं ना कहीं एक हरबा इस्तेमाल करे? भाईजान बात यह है कि हम पुलिस वाले हैं, हमारे ऊपर शक से शुरू होता है और शक पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमने उनको बचाना होता तो उस टाइम भी बचाते, उस वक़्त भी हमने अफसरान ने जो है कितनी देर में 10 मिनट में ये एक्शन लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में। चलें उम्मीद करते हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका वक्त देने का असलम साहब। और मैं अब कोशिश करूँगा कि जो मौजूदा एसएचओ 4 नंबर थाने में तैनात किए गए उनसे भी हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जारी है, उनकी नॉलेज में क्या है, क्योंकि जो एसएचओ को हटाया गया है उसके बाद जो नए एसएचओ को चार्ज दिया गया है वो कौन है, क्या है और वो किस तरह इस केस को देख रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चलते एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो यकीनन हम 4 नंबर थाने में मौजूद होंगे और ये सवाल उनके आगे रखेंगे, क्योंकि एक जवान मौत हुई है और मौत तो मौत होती है। चलते हैं ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं कोरंगी 4 नंबर थाने, जहां पर फैज़ान का केस चल रहा है और नए एसएचओ जो एडिशनल एसएचओ यहाँ पे जुल्फ़िकार कियानी वो उस केस को अब लीड कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर फैज़ान का केस कहाँ तक पहुँचा और आखिर वो गफलत जो हुई है बंदा छोड़ने की वो किस वजह से हुई। मेरे साथ फैज़ान के फादर भी अंकल, हम कोशिश करेंगे अंदर बात भी करेंगे और जितना हो सकता है उतना मुतमईन आपको कर सकें, क्योंकि ये जान का ज़या तो है। वो मलाल तो वही वाली बात है कि शायद जान तो वापस नहीं ला सकते, पर जो हकूक़ है, जो हक़ है, वो उसको दिला सकें। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर पूरी कोशिश करेंगे उसके हक़ की बात करने की। हाँ, मेरे साथ मौजूद है 4 नंबर के एसएचओ जुल्फ़िकार कियानी साहब। कैसे हैं जुल्फ़िकार? अल्लाह का शुक्र है सर। ये केस आपकी नॉलेज में है भी, और ये जो फादर बैठे हैं फैज़ान के, ये मामला पूरे आपकी नॉलेज में है? बिल्कुल। क्या गफलत हुई पुलिस से? दूसरा बंदा रिलीज़ कैसे हुआ? सर असल में मैंने तो आज ही चाय ली है, तो बस वो आपको पता है कि थोड़ी सी हो जाती है, तो फिर उन्होंने कोई उस पर किया है कि भाई रियायत कर दी, या वो बुज़ुर्ग आदमी था या जो भी, तो उस वजह से थोड़ा सा वो हो गया। तो अफसरान बाला ने उस चीज़ को आपके सामने किया है कि एसएचओ को और ड्यूटी अफसर को सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया है। तो इंशाल्लाह कानून ये इजाज़त देती है कि अगर सामने वाला मुजरिम बूढ़ा हो, ज़ईफ़ हो, उसको छोड़ दिया जाए? कानून इजाज़त देता है? नहीं, इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं देता, मगर ये है कि वो बस होगी गफलत अगर उनसे होगी है तो उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। अफसरान बाला इस चीज़ पे पूरी तरह से एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि जब ये केस हुआ तो उसी टाइम फौरी तौर पे एफआईआर की गई, इनके साथ वहाँ गए, इनकी पूरी दाद रसी की, और अभी भी हमारी पूरी कोशिश यही है, हमारे अफसरान बाला की हदायत ही यही है कि आप इसमें हम पूरी तंगदीली से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो बाकी मुलजमान हैं उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। एसएसपी साहब बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन भी लिया, आपसे कहा भी इस पर एक्शन होना चाहिए। कहाँ तक एफआईआर पहुँची और कहाँ तक अभी तक कार्रवाई आगे लेके जा रहे हैं आप लोग? जो केस है वो कोर्ट में भी है, अब क्या दिख रहा है कि जो बाकी मुजरिम हैं उनको किस तरह पकड़ में लाएंगे आप? इंशाल्लाह हमने अपने इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं, अपने इन्फॉर्मरों को भी बताया हुआ है, हम अपने ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम। तो जो एफआईआर की बात है वो हमने तफ्तीश वालों को दे दी है, तफ्तीश वाले अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम ऑपरेशन वाले हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे अफसरान बाला की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनके साथ बिल्कुल हम जो है ना कोऑर्डिनेशन करके इन्वेस्टिगेशन वालों के साथ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द बाकी मुलजमान को भी गिरफ्तार करें। बहुत दफ़ा देखने में आता है कार्रवाइयाँ होती हैं, एफआईआर कटती हैं, फाइलें भरी पड़ी हैं, हज़ारों की तादाद में कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, रिजल्ट क्या है? राइट नाउ ये फादर जिसके जवान औलाद इस दुनिया से चली गई, इस बात पर कोई लफ्ज़ बनता है इनके लिए कि जो तो इस बेचारे का जो बेटा है वो चला गया? कोई अल्फाज हैं आपके पास? नहीं, अल्फाज तो हमारे पास क्या, हम तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। देखें कि कोई मैं बहुत बैसियत औलाद वाला हूँ, तो मैं बाप जो ना वो अपने बेटे के दर्द वो खुद बाप ही समझ सकता है, तो उनके हम दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये है दिल से बाखुदा कि हम चाह रहे हैं कि वो मुलजमान को हम गिरफ्तार करें, उनको सज़ा दिलवाएं। कब तक पुलिस की ये गफलत देखने में आती है? हमेशा के ले दे के छोड़ दिए जाते हैं। इस वक्त कितना बड़ा पुलिस के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि एक एसएचओ अपनी सीट पर बैठा हुआ शख्स, एक ड्यूटी अफसर एक मुजरिम को छोड़ देता है और उसकी फुटेजेस बाहर से रिलीज़ हो रही हैं, तो ये कोई एक्सप्लेनेशन है कहीं से कि ये पुलिस को करना चाहिए था? नहीं सर, ये तो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बस जो हो गया बस उसमें कह सकते हैं। अभी हमारे अफसरान जो है इस बात पे आपके सामने उन्होंने सख्त से सख्त एक्शन लिया है, तो इंशाल्लाह उनको भी इस चीज़ की सज़ा देंगे कि उन्होंने ये काम क्यों की। हमारे लोगों के दिलों में ना पुलिस को लेके बहुत नेगेटिविटियाँ जागती हैं, उसकी वजूहत यही कुछ बातें होती हैं कि ले दे के मुकमुका करके मसलों के हल निकला है। कहीं से जान का ज़िया अल्लाह माफ़ करेगा हमें? नहीं, कभी भी नहीं माफ़ करेगा। देखिए हम भी इंसान हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी के जो ना जान की वजह से ना कोई हम लेन देन का बात ही ना करें किसी से, और मेरे ख्याल में अल्लाह पाक उसको माफ़ भी नहीं करेगा कि जो इस काम में लेन देन की बात करे। एसएचओ एक पूरे थाने का सबसे बड़ा एक अफसर होता है जो मामलात देखता है, अगर वो ही बिक जाए एक थाने का तो उसका पूरा इलाका किस तरह यकीन करेगी उसकी पुलिस जो काम कर रही है वो कल को हमारे लिए अच्छा करेगी? जो दिलों में नफरत पुलिस के लिए सर बैठती है ना, वो यही वजूहात बनती है। क्या ईमानदारी का वादा कर सकते हैं कि इस केस में आप पूरी जान मारेंगे? इंशाल्लाह मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मैं जब से मैंने चाह लिया है, मेरी कोशिश ये है, मैंने अपने इन्फॉर्मेंट से बात की है, मैंने अपने जानने वालों से बात की है कि यार मुझे ये ना इस केस में मेरी मदद करें, ताकि हम ये जो बुज़ुर्ग हैं इनके जो नुकसान हुआ है उसका मजाला कर सकते। मैं फिर कहूँगा पुलिस का एक रिवायती तरीका है बात करने का। आज हम जब इनके घर के बाहर भी कुछ, मैं आपकी तारीफ़ भी करूँगा कि मैंने जब आपको टेक एक्शन बोला आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई की। पुलिस का रवैया एक आम शहरी के साथ होना क्या चाहिए?
हम आवाम के खादम हैं, हमको हाकम तो उनके है नहीं, हम तो उनके खादम हैं, तो हमारा रवैया तो उनके साथ नरम होना चाहिए। जब मैं ये लफ्ज़ कहता हूँ कि आप लोग की सैलरी इस टैक्स से आती है आम आदमी के, तो खादिम है ना सर? बिल्कुल खादिम। आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हाकिम नहीं हैं आप लोग हमारे। आप लोग आवाम के वो लोग हैं जो मुहाफ़िज़ हैं। आप लोग, आप पे यकीन होना चाहिए हमारा। लेकिन आपके अगर अफसरान वर्दी पहनने के बाद सिपाही अगर इसी आवाम के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो कहीं से बर्दाश्त है? नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आपके सामने आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसी टाइम उनको जवानों पे एक्शन लिया। मैंने उनको बोला कि भाई ये बदतमीज़ी बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ना किसी से बदतमीज़ी करता हूँ, ना मैं किसी को करने के बारे में ज़रूर कहूँगा। जब हमने रब्ता किया तो जुल्फ़िकार ने मुझे फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड भी किया, कहा मैं हाजिर हूँ, मैं फ़ेस करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि चार्ज मेरे पास है, तो मैं बेझिझक जो हक़ाइक़ हैं आपके सामने रखूँगा। ये बताएं जुल्फ़िकार, अभी तक ये केस कहाँ तक आगे बढ़ा है और कोर्ट में आप लोगों ने पेश किया, तो आगे अभी क्या चारागोई की आप लोगों ने? आज SIO साहब जो है इज़्ज़त खान साहब इनको लेके गए थे कोर्ट मुल्ज़म को, तो अदालत मिजाज ने इसका 10 दिन का जो पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है, जिसमें वो तफ्तीश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसकी मदद से मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, तो वहाँ पर आपने बताया तो होगा कि पुलिस ने एक बंदे को रिलीफ़ किया, ये जिक्र निकाला आप लोगों ने वहाँ पर कोर्ट में? नहीं, वो तो नहीं निकलेगा ना, वहाँ तो ये बातें नहीं होंगी ना। देखिए, अदालत में हमारे जज साहब को तो पता होना चाहिए ना कि आखिर केस का एक रुख ये भी था, तो आपको नहीं लगता कि बताना चाहिए था? सर वो जब FIR में अभी नामजद है ना, उस टाइम तो नहीं था। वो जब FIR में अभी नामजद है तो वो लाजमी बात है, उसको उसमें किया गया है कि भाई इतने बंदे उसमें जो है ना नामजद किए गए हैं, एक गिरफ्तार है, बाकी जो है ना मफरूर है, तो वो चीज़ तो कोर्ट में की गई है ना। रिमांड अभी कितने दिन का दिया है आप लोगों को? 10 दिन का रिमांड है। जी। और छापे आप लोग मार रहे हैं उस बंदे के लिए जो दूसरा बंदा मफरूर है? बिल्कुल, रात को हम जाते हैं, रात को इज़्ज़त खान साहब भी गए थे, मैं भी गया था, मुख्तलिफ जगहों पर इनको पता है। इसके वालिद फैज़ान के वालिद साहब को रात को हम उनके घरों पे गए थे, वो मिले नहीं, खाली उनकी लेडीज़ थी। और आज भी इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं हम जाएंगे। वैसे जब उनके घर पे आप गए होंगे तो क्या मैसेज क्या मिल रहा है, कहाँ हैं ये लोग? वो बता रहे हैं मेरे घर पे नहीं, अब लेडीज़ से तो हम नहीं कर सकते ना, ख्वातीन का तो इंतजाम करना पड़ता है, तो इस वजह से हमने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की, मगर यह कि हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करें। इंशाल्लाह रात को आज फिर हम कहीं ना कहीं जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा रिजल्ट सामने आए और कैफ़े किरदार तक पहुँचाया है, फैज़ान के कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना आप लोग? इंशाल्लाह ज़रूर कर रहे हैं। अंकल, मैं कहूँगा थोड़ा सा आप आगे की तरफ आएँ और बताएं कि अब SHO साहब ये हैं जो ये वादा कर रहे हैं कि इस केस को मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से आगे लेके जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ 2 लफ्ज़ आप अंकल से कहें कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बुज़ुर्ग हैं मेरे। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे जो ना बेहद अफसोस है आपके बच्चे का, मगर यह कि मैं जो कर सकता हूँ वो मैं अपनी तरफ से पूरी दिलो जान से उसको मेहनत करके मैं कोशिश करूंगा कि मुल्ज़मान को मैं गिरफ्तार करूं, उनको सज़ा दिलवाऊं। यकीन करें, मैं पुलिस के लिए हमेशा ये लफ्ज़ कहता हूं कि शहीद सिपाहियों के घर जाएं, शहीद फैमिली से मिलें कि उनकी फैमिली दरबदर हो जाती हैं, क्योंकि जवान मौत हो जाती है और शहादत है नो शर्माइए। इस वर्दी के पीछे एक आम इंसान है, पर जब वर्दी पहन लेता है तो वो मुहाफ़िज़ पूरे कौम का मुहाफ़िज़ होता है, मुल्क का मुहाफ़िज़ होता है, क्योंकि वो जान लड़ा के अपने लोगों की हिफाजत करता है। अंकल, आपके सामने है SHO का जो कहना है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई दरख्वास्त ही करते हैं, इन लोगों से कहते हैं ना कि दरख्वास्त ही कर सकते हैं, तो क्या दरख्वास्त करेंगे? दरख्वास्त यही है कि जितने मुजरिम हैं सबके फ़ोटोज़ मौजूद हैं, एरिया महल्ला सब ने देखा हुआ है, जो मफरूर हैं हाँ उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। आपकी वाइफ ने भी यही जुमला कहा, इद्दत में बैठी हुई फैज़ान की वाइफ ने भी मुझे ये बात कही कि भाई मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए अदलिया से, और मैं IG साहब आपसे कहना चाहूँगा, मुखातिब आपसे हूँगा कि जवान मौतें हो रही हैं शहर में, कहीं डकैती के वारदात पर बंदा मार दिया जाता है मुज़ाहमत पर, या फिर किसी ना किसी वजह से बंदे को मार दिया जाता है। एक इंसान नहीं मर रहा सर, पूरा घर बर्बाद होता है, पूरी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाती, किसी की एक जवान मौत हो जाए, क्योंकि उसका घर एक अकेला फ़र्द, जनाजा एक इंसान का नहीं उठता, पूरे ख़ानदान का उठता है, एक पूरे उस घर का उठता है जो कफ़ील होता है पूरे घर का। ये SHO कयानी की बात सुनी, ये उनके फादर की बात सुनी। मेरी दरख्वास्त IG साहब आपसे है कि खुददारा आप एक्शन लें, अपने जवानों की गलतियों को नोट करें, और जो अच्छे जवान हैं काम करना चाहते हैं, इस शहर में ऐसे अफसरान हैं, पुलिस महकमे में ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, ऐसे दबंग SHOs भी मौजूद हैं जिन्होंने आने वाले पिछले वक्तों में बहुत अच्छी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। मैं उन तमाम SHO को रिगार्ड करता हूँ, लेकिन उनकी मेहनत को रायगा ला के, उनकी मेहनत को ज़ाया करने वाले उन SHOs के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए सर, जो सिंध पुलिस के नाम पे धब्बाएँ, चाहे वो रिश्वत लेके, चाहे वो किसी भी यहाँ पे। सिंध पुलिस काम करना चाहती है, मैंने 10 बार दिखाया है कि अच्छे अफसरान अच्छे हैं और बुरे लोग बुरे हैं। मेरी IG साहब एक बार फिर दरख्वास्त है कि इस केस को बाकी केस की तरह ना दबा दिया जाए, ना दब जाए।
कार्रवाई होनी चाहिए। अदलिया तक बात गई है, अदलिया इंसाफ दे। ये वो फादर है जो चाहता है मुझे इंसाफ मिले, वो माँ है जो घर में थी जिसकी सिर्फ अपने अदलिया से दरख्वास्त थी कि मुझे इंसाफ मिले, वो बीवी फैज़ान की जो आज फैज़ान दुनिया में नहीं है, उसके वो बच्चे जो लफ्ज़ सिर्फ पापा या अब्बा के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते, उनकी भी दरख्वास्त सब आपसे है। आईजी साहब आपसे, अदलिया आपसे, और हुकाम में बैठे हुए उन तमाम लोगों से कि खुदारा फैज़ान की मौत का हिसाब लिया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।